हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश चंद्र मौर्य, प्रवक्ता जीव विज्ञान मेडिकल पब्लिक स्कूल रायबरेली। आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट का बना होता है। पहले का नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि फिगर बना हुआ है और हमने पहले इसके पहले वाले वीडियो में इसको समझाया था। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में दो पार्ट आ जाएंगे, दो भाग होते हैं। पहला होता है लीवर और पैनक्रियास। लीवर, सेकंड है पैनक्रियास। और इसी में सेलेब्री ग्लैंड में ले लेते हैं कहीं। तो लीवर और पैनक्रियास। लीवर के विषय में पहले हम बताएं। लीवर ये जो लीवर है, ये शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सा? लीवर। लीवर ये लगभग 15 to 22 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 kg इसका वेट। ठीक है, ये लीवर दो पिंडों का, दो लोब का बना होता है। पहला यानी एक तरह से राइट एंड लेफ्ट। जो राइट है, ये राइट वाला दो भागों का बना होता है, और इधर वाले में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह। टोटली ये दिखाएंगे कि ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। राइट वाले में कितने? दो टुकड़े हैं, और लेफ्ट वाले में कितने? 3 टुकड़े। इन्हीं से, यहां से छोटी छोटी ये ग्लैंड्स से निकली हुई संरचनाएं हैं, और यहां पर गॉल ब्लैडर है। यहां से जो जूस का सेक्रेशन होता है, पतली पतली डक्ट से होकर जाकर एक बड़े प्लेस में इकट्ठा होता है। इस प्लेस का नाम होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में हिंदी में कहते हैं इसको पित्ताशय। तो बाइल जूस जो निकला है, कहां से निकला? लीवर से। और कलेक्ट कहां होता है? गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है। कलेक्ट होने के बाद ये एक ट्यूब के थ्रू, नली के थ्रू ये आगे बढ़ता है। तो इसे कहते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट नीचे जाकर, ये जस्ट नीचे जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है पैनक्रियास। तो गॉल ब्लैडर, अभी गॉल ब्लैडर में निकला क्या था? बाइल जूस। तो जो बाइल जूस है वो जहां पर यहीं पर कलेक्ट होता है। अब पहले हम लीवर के फंक्शन पढ़ लेंगे। फंक्शन ऑफ लीवर। तो ये जो बाइल जूस निकला है, ये बाइल आगे जाकर डाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है, इसका क्या फंक्शन है? तो पहला फंक्शन है ये, अभी तक जो फूड मटेरियल यहाँ इसका डाइजेशन हुआ था, यहां से स्टमक में था HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो भोजन का डाइजेशन हो रहा था वो अम्लीय माध्यम में था। अब ये जब फूड आगे बढ़ेगा, यहां आएगा, यहां इसका जब बाइल जूस मिलेगा, तो ये है क्षारीय बेसिक। तो अब जो भोजन इसका डाइजेशन होगा वो क्षारीय माध्यम में डाइजेशन होगा। इसका मतलब पहला फंक्शन हो गया, ये भोजन को
भारी बनाता है, ठीक है, फूड मटेरियल को बेसिक कर देता है। दूसरा है ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो अमोनिया यहां पर बनती है ये बहुत ही विषैली है, यानी हाईली टॉक्सिक है, तो उसको कम टॉक्सिक में परिवर्तन करके कुछ समय तक इसको यहां पर रोका जा सकता है, नहीं तो शरीर में पॉइजन हो जाएगा। तीसरा फंक्शन है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं जो ग्लूकोज है, जब डाइजेशन हुआ तो जो ग्लूकोज बन गया था, इस ग्लूकोज को एक्सेस, जितना ज्यादा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर कलेक्ट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज यहां पर बना था, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर लीवर में ही रख लिया जाता है। दूसरा है ग्लाइकोजेनोलिसिस। जो अभी आपने पढ़ा कि आवश्यकता से अधिक जो था उसको कलेक्ट करके रख लिया गया, लेकिन दूसरा ये भी है कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो इसी ग्लाइकोजन को फिर से कन्वर्ट कर लिया जाएगा ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। अगला है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस कुछ ऐसे फैटी एसिड, ऐसे जो वसीले पदार्थ हैं, उनसे भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया जाता है विशेष परिस्थिति में। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। वसीले पदार्थों से, फैटी एसिड टाइप सब्सटेंस से पदार्थ बना लिया जाएगा, ग्लूकोज बना लिया जाएगा। जब कभी कभी ऐसा देखा होगा कि लंबे समय तक उपवास रखने पर, या कभी कभी लोग ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं जहां भोजन नहीं मिलता है, ना मिलने पर कभी कभी देखा होगा 10-15 दिन तक लोग जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब उस समय क्या है कि पहले ग्लूकोजेनेसिस जो कलेक्ट था, लीवर में जो भोजन कलेक्ट था, वो धीरे धीरे ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू खर्च हो गया। अब उस कंडीशन में ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो खर्च होने के बाद फिर लास्ट में जो वसीले पदार्थ होंगे, चर्बी होगी, वो धीरे धीरे गलकर उससे एनर्जी बनती है। इसके अलावा हिपैरिन का फॉर्मेशन करता है। हिपैरिन एक ऐसा पदार्थ है जो ब्लड में पाया जाता है और रुधिर को जमने से रोकता है। तो इस तरह से ये फंक्शन हो गया लीवर। लीवर के बाद इसी का दूसरा कौन सा पार्ट? पैनक्रियास। पैनक्रियास लीवर से, देखो, इससे जुड़ी हुई है। तो परिभाषा में अगर हम इसको चाहे तो बता सकते हैं कि ये पैनक्रियास कह सकते हैं कि स्टमक के जस्ट नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये लगभग 15 से 21 सेंटीमीटर लंबी है और
पैनक्रियाज ये जो स्टमक के जस्ट नीचे डियोडिनम के बीच में 15 से 21 सेंटीमीटर लंबी, 3 से 5 सेमी चौड़ी, 60 से 90 ग्राम ये भार की पत्ती जैसी रचना होती है और लगभग ये पिंक कलर की होती है। अब इसका फंक्शन समझिए क्या है। ये जो पैनक्रियाज है इसके ऊपर देखिए यहाँ पर लीवर और ये है पैनक्रियाज। लीवर से जो यहाँ नली आई थी इसका नाम है बाइल डक्ट और इसके बीच से भी उसी तरह नली यहाँ पर आएगी, इसका नाम हो जाएगा पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट यहां से जो इसका जूस निकलेगा, दोनों जूस आगे जाकर एक में ही मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर से यहां जूस आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। ऊपर से बाइल जूस आ रहा है बाइल डक्ट के थ्रू, नीचे पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। दोनों डक्ट आपस में मिल जाती हैं। यहां पर इसका नाम हो जाता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और इससे फिर आएगा जो जूस है, दोनों जूस भी आपस में मिक्स हो गए, इसका नाम हो जाएगा कॉमन बाइल जूस। कॉमन बाइल जूस डियोडिनम में जाकर ही मिक्स हो जाता है, जो कि हम आपको बता रहे थे कि पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था तो एसिडिक मीडियम में डाइजेशन होता था, अब जाके इसमें बेसिक क्षार मिल चुका है, तो क्षारीय माध्यम में आगे जितने भी एंजाइम वर्क करेंगे वो क्षारीय माध्यम के होंगे। पैनक्रियाज, इसमें पैनक्रियाज के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट, और दूसरा कहलाता है एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, तो ऐसी डिफिनीशन बता सकते हैं, ऐसी ग्रंथियां जिनसे निकला रस रुधिर के माध्यम से पहुंचाया जाता है अंगों तक, जहां बनेंगे और जहां उनका यूज होगा। अब अगर नलिकाओं के थ्रू जाते हैं तो एक्सोक्राइन, अगर ब्लड के थ्रू जाते हैं तो एंडोक्राइन। एक बात देख लीजिए, ऐसी ग्रंथियां जिनसे निकला रस सीधे रुधिर द्वारा अंगों तक जाता है, ऐसे रस को हार्मोन और ऐसी ग्रंथियों को ऊर्ध्वस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जस्ट अपोजिट ऐसी ग्रंथियां जिनसे निकला रस नलिकाओं के द्वारा अंगों तक जाता है, ऐसे रस को एंजाइम कहते हैं और ऐसी ग्रंथियों को बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये जो पैनक्रियाज है ये दोनों तरह के वर्क करता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इससे यहां पर जो निकलता है एंजाइम भी रहता है और हार्मोन भी होते हैं। एंजाइम इसमें होते हैं 3, ट्रिप्सिन, एमाइलोसिन, स्टीएलसिन। कौन से 3? ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो प्रोटीन को तोड़ने का वर्क करता है। एमाइलोसिन स्टार्च को तोड़ने का वर्क करता है। स्टीएलसिन फैट को तोड़ने का वर्क करता है। तो इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से हैं 3 एंजाइम? ट्रिप्सिन, एमाइलोसिन, स्टीएलसिन। और जो इंडोक्राइन है, इंडोक्राइन में लैंगरहैंस आइलैंड्स पाई जाती है। लैंगरहैंस आइलैंड्स पाई जाती है। लैंगरहैंस आइलैंड्स में 3 तरह की सेल्स पाई जाती है। अल्फा या डेल्टा भी नाम कहेंगे इनका, अल्फा, बीटा, गामा।
बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमैटोस्टैटिन। तीन तरह के इसमें हार्मोन्स निकल रहे हैं। इंडोक्राइन रीजन से 3 हार्मोन्स हैं, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलते हैं। इसमें बेसिकली इंसुलिन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी तो शरीर में शुगर की मात्रा घट जाती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कहते हैं डिफिशियंसी हो जाए तो जो शुगर है, शुगर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जब शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो यही शुगर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगता है और यही कंडीशन डायबिटीज, शुगर, मधुमेह कहलाती है, डायबिटीज।